ये वीडियो क्लास इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है, ठीक है। और चैप्टर हम लोगों का कौन सा चल रहा है? सॉल्यूशन, ठीक है। और इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। मेरे साथ रिदम में बने रहोगे तो ये चैप्टर भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ठीक है, जितनी भी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, ठीक, नीट, जैसा कि मैंने बता ही रखा है, एक और बार मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही बोल दूँ, ठीक है। सीबीएसई हो गया, नीट हो गया और AIEEE हो गया। इसके बाहर तो बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। आईआईटी में क्या है, थोड़ा सा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो भी किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। नहीं तो इसमें से लगभग काम बन जाते हैं, उतने काम तो बन ही जाते हैं कि एक इंसान का काम बन जाए, ठीक है। और आमतौर पर बच्चों को लगेगा कि मैं हवाई चीज़ें बोल रहा हूँ, बेटा ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बाज़ार में जितनी भी किताबें फेमस है ना, 40 से ज़्यादा 40+ किताब तो मैं खुद अपने समय पे पढ़ा था, ठीक है। और इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत क्यों किया था मैं थोड़ा बता दूँ। क्योंकि देखो होता क्या है, मेरा यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पर जाना था, ठीक है। 3 4 5 6 साल प्रैक्टिस करके मुझे यहाँ पे जाना था, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो ऑलमोस्ट उनकी जो सैलरी होती है वो इतनी होती है पर ईयर, ठीक है, ठीक है, देख रहे हो, है ना, इतनी सैलरी उनकी पर ईयर होती है। तो मैंने सोचा था कि हालांकि मैंने अपनी पढ़ाई नीट या एमबीबीएस जो भी कहें उसको छोड़ दिया था, तो इसका ये मतलब नहीं था कि भैया हम ज़िंदगी में अब कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। तो इसलिए इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैंने किया था। और तब तक बीच में ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये चीज़ आ गई, तो अब मैं इसकी तैयारी में लग गया और यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी जाने का जो प्लान है वो रुका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बच्चों से जानना चाहूँगा, जितने भी बच्चे इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, एक काम करो, कमेंट करके मुझे ये बता दो कि क्या वाकई में चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, जैसा जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ वैसा वैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बस मुझे यही बता दो। और देखो, रिवाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ को कम से कम 10 बार, है ना, 10 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, मतलब जितना बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो। ये एग्ज़ाम हॉल में जब अपीयर हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन नया नहीं लगना चाहिए, ठीक है, नया नहीं लगना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को तो मैं लगाया हुआ हूँ, ठीक ना। और इस वीडियो क्लास में, ठीक है, इस वीडियो क्लास में अभी जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ ना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। सारी चीज़ें एकदम सीख जाओगे, एक ही बार में सीख जाओगे, इतना आसान है। शुरू में क्या था कि जैसे मैंने बताया था, जैसे एक हो गया हम लोगों का मोलरिटी हो गया, ठीक है, और मोललिटी हो गया, ठीक है, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं और इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। और एक क्या चीज़ थी हम लोगों की? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने कहा था कि कम से कम इन 3 चीज़ों को तो जानना, ठीक है, तो जानते रहना फॉर्मूला वगैरह, क्योंकि न्यूमेरिकल्स लगाने में इसकी क्या है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं कई बार बता चुका हूँ कि पढ़ाई जो होती है, एक होती है सिलेबस की और एक होती है क्या, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेबस की पढ़ाई करते हैं, तो ये पढ़ाई क्या चल रही है, सिलेबस की चल रही है, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को तुम लोग याद भी कर लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को आज एक गाना सुना देता हूँ, ठीक है। वैसे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा वो बात की बात है, पर जैसा भी है ऐसे ही दिमाग में आ गया तो सुना के फिर आगे क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी, दिल दियां गल्लां हाय करांगे नाल नाल बह के,
अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां हाए करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मुहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ सच्चियां मोहब्बतां निभा के। अब चलो ठीक है, ज़्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है। अब चलो आगे की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, बहुत मज़ा। और मैं दिखा दूँ कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो सॉल्यूशन बना था उसको जो मेज़रमेंट करने की कुल 7 यूनिट्स को भी पढ़ लिया था, ठीक। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये हेनरी लॉ हो गया और ये राउल्ट्स लॉ हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का समझ जाओ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा पॉइंट। तो आज हम लोग यही पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके बाद ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया और ये डेविएशन हो गया, राउल्ट्स लॉ का किस तरीके से डेविएशन होता है उसको देखेंगे। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ को बहुत अच्छे से समझेंगे इसके बारे में, ठीक। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का आता है सॉल्यूबिलिटी, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखो ये जो मिठाई बनती है ना, ठीक है, हलवाई की दुकान पे देखी होगी, ये इतनी बड़ी सी कढ़ाई होती है, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए मैं ये चीज़ का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये कढ़ाई होती है, ठीक। इस कढ़ाई में वो करता क्या है, पानी मिलाता है, ठीक, और साथ में क्या मिलाता है भैया, चीनी, पानी और चीनी, और इसको क्या करता है, नीचे से हीट करते जाता है। तो तुम देखोगे कि इसको जितना ज़्यादा हीट करता है और साथ में इसमें चीनी की अमाउंट को बढ़ाता जाता है ना, हीट भी करते जाता है इसमें नीचे से, ठीक है, और इसमें चीनी का जो अमाउंट है बढ़ाते भी जाता है, 10 किलो 20 किलो 30 किलो 40 किलो, है ना, 50 किलोग्राम 60, मतलब इसमें अमाउंट क्या करता है, बढ़ाता जाता है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितना ज़्यादा यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा या हीट बढ़ाई जाएगी तो इसमें जो चीनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, डिज़ोल्व हो सकती है। आ रही बात समझ में। तो अब देखो जो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन मैं बोलने वाला हूँ बहुत ही आसान है और एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एट फिक्स टेम्परेचर। देखो सबसे ज़रूरी चीज़ एट फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। किसी फिक्स टेम्परेचर पर, अभी गाने में तो नहीं ना खोए हो, बाहर निकल के आओ, ठीक है, गाने में नहीं खोना है, अब सॉल्युबिलिटी को पकड़ना है, समझना है इसको। देखो तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर जितनी भी है ना, जितनी भी इसमें चीनी डिज़ोल्व हुई मैक्सिमम वाली, ठीक है, वही क्या है, सॉल्युबिलिटी है। बताओ तो इसको हम लोग ऐसे कैसे समझेंगे, the maximum amount of solute can be dissolved in any specific solvent at fixed temperature is called solubility। आ गई होगी मेरे ख्याल से बात समझ में, ठीक है, बोलो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, किसी सॉलिड को जब लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो भैया देखो कि वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहली, और ये चारों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी सॉलिड को जब लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाएगा, जैसे अभी मैंने दिखाया था, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था बताओ, जो चीनी है हम लोगों का कैसा होता है, चीनी शुगर कैसा होता है, अरे भाई सॉलिड होता है ना। और यहाँ पे जो चाशनी बनाई जा रही है, जो सिरका रसगुल्ले का, ठीक है, रसगुल्ले का चाशनी सिरका जो बनाया जा रहा है, ये किस में डिज़ोल्व होता है, वाटर में, बताओ। और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है।
तो किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो इन चारों फैक्टर पर डिपेंड करता है। यही चीज़ मैं समझाने वाला हूँ, ठीक। तो जो सबसे पहली पॉइंट आती है लाइक डिसॉल्व लाइक, इस चीज़ को समझते हैं। देखो होता क्या है, पोलर जो होता है वो पोलर में डिसॉल्व होता है। अब जैसे जानते होगे कि जो शराबियों की संगति होती है वो आसानी से शराबियों की संगति बना लेता है भाई, ठीक है, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई, यानी चोर जो होता है वो चोर की संगति आसानी से बना लेता है, यानी चोर चोर के साथ आसानी से घुल मिल जाएगा, है ना। क्लास में देखोगे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ने वाले ग्रुप सर्किल बना के रखते हैं, और जो ऐसे मज़ा मस्ती मारने वाले होते हैं वो ऐसे बेवकूफ़ों की ग्रुप सर्किल बना के रखते हैं, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वो पोलर में डिसॉल्व होगा। और साथ में क्या है, जो नॉन पोलर होगा, ठीक है, वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इसी को कहा जा रहा है ना लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा होगा वो उसके साथ क्या है, डिसॉल्व कर जाएगा। देखो पोलर और नॉन पोलर को थोड़ा हम लोग समझ लें। जैसे कि मैं एग्जांपल HCl का ले लूँ, ठीक। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, बताओ। एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, तो इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ गए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो चार्ज का सेपरेशन हो गया ना, यानी कि इसमें 2 पोल बन गया ना, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो इसीलिए ये क्या हो गया, पोलर हो गया, ठीक है, पोल। जैसे Cl2 का एग्जांपल हम लोग ले लें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जितने अट्रैक्शन से ये वाला क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसी तरीके से ये खींच रहा है, इसलिए ये दोनों ही नहीं खींच पा रहे हैं, इसलिए दोनों का चार्ज कैसा है, 0। यानी यहाँ पर कोई चार्ज का सेपरेशन या फिर पोलराइजेशन नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, ठीक है। आगे की बात समझ में। तो वही चीज़ है। अब मुझे बताओ कि क्या HCl क्लोरीन में डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि HCl क्या है, पोलर है, और क्लोरीन क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन उसी तरह से हम लोग बात करें H2O की, ठीक है। H2O कैसा होता है, ये होता है पोलर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि HCl को H2O में डिसॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आसानी से, आसान है, समझ में आ गया, क्योंकि पोलर पोलर के साथ डिसॉल्व हो गया। उसी तरह से हीलियम की बात करें, ये कैसा है, नॉन पोलर, तो क्लोरीन और हीलियम क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। आगे बात समझ में, बताओ। अब जैसे मैं CCl4 ले लूँ, ये क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन इस CCl4 में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं किसी दिन अच्छे से, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं और अच्छे से बताऊंगा कि किसी मॉलिक्यूल को देखकर हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो पोलर है कि नहीं है, ठीक। अभी जो हम लोगों को यहाँ पे चीज़ जाननी है कि पोलर मॉलिक्यूल पोलर के साथ डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होगा, ठीक, आसान है। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों लोग, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो मान लो ये सॉल्यूट इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है, इसकी साइज़ इतनी बड़ी बड़ी है, बताओ, ठीक है। तो बीच बीच में एक खाली जगह मिल गई ना, बताओ। ये हम लोगों का मान लो क्या है, सॉल्यूट, बीच बीच में खाली जगह मिल गई। लेकिन अब सॉल्वेंट तुम्हारा इतना बड़ा हो जाए, बताओ, तो भैया क्या ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि पार्टिकल छोटे छोटे होंगे तो आराम से यहाँ आ जाएंगे, बताओ, समझ आ रही है बात कि नहीं। तो इसी को कहा जाता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, तभी पता चलेगा कि वो उसके साथ डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। आ रही बात समझ में। तीसरी चीज़ भैया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने देखा था कि कढ़ाई में, ठीक है, या कंटेनर में यहाँ तक वाटर भरा है और ऊपर से इसमें शुगर डिसॉल्व किया जा रहा है। तो बताओ कि क्या हुआ था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो भैया इसमें और ज़्यादा चीनी मिलाई जा सकती थी, बताओ, यानी और ज़्यादा शुगर इसमें क्या है, डिसॉल्व हो रही थी। तो हम लोग क्या समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी क्या है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बोलो, आसान है, आसान है, ठीक। ये जो फोर्थ पॉइंट बच्चों लोग आता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो भाई, जब ये कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा होता है ना, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई प्रेशर का बहुत कोई वैसा रोल होता है, ठीक है, प्रेशर की कोई वैसी भूमिका होती नहीं है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोगों का ये शुगर इस वाटर में डिज़ोल्व करी जा रही है तो इस पे प्रेशर का कोई बहुत इफ़ेक्ट आने वाला है, ठीक है, नहीं आता है। कब? जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होता है तब, यानी प्रेशर इजकल टू क्या, नो रोल। आ गई बात समझ में? बोलो, समझ में आ गई हुई मेरे ख्याल से, आ जानी चाहिए। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें बता दूं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हम लोगों का लिक्विड है, ठीक है ना, लिक्विड, इसमें कोई सॉलिड चीज़ मिलाई जा रही है। अच्छा एक चीज़ समझना, जब ये डिज़ोल्व हो रहा था और यहाँ से बहुत बार ऐसा होता है कि हीट निकलने लगे, यानी यहाँ से क्या निकल रही है, हीट, यानी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिलाए, चूना होता है ना भाई, चूना, चूना को पानी में जब मिलाते हो तो हीट निकलने लगती है, बताओ। तो जहाँ से हीट का एवोल्यूशन होता है इसको हम लोग क्या, कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, है कि नहीं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पर डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। ये सब मैं थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा, ये सब क्या है, फिलहाल ये समझ जाओ कि जहाँ से जिस प्रोसेस में हीट निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, और डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। तो मान लो कि कोई सॉलिड जब लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है और वहाँ से खुद हीट निकल रही है, तो उस कंडीशन पे यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ करेगी। लॉजिक समझना, क्योंकि भैया जब ये खुद इसमें डिज़ोल्व हो रहा है तो ये खुद हीट निकाल रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ा ही दोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ करने लगेगी, कम हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से एंडोथर्मिक समझे। एंडोथर्मिक क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को होने में हीट चाहिए होती है, ठीक है, हीट चाहिए होती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, हलवाई कढ़ाई में गर्म कर रहा था, तो वहाँ पे जो डेल्टा एच होता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो किसी चीज़ को डिज़ोल्व होने के लिए हीट चाहिए, है ना, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या है, बढ़ती जाएगी। मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या है, सॉरी। अब देखो जो हम लोगों की असली चीज़ आ गई, कोई गैस किसी लिक्विड में जब डिज़ोल्व होती है, ठीक है, तो उसके लिए हेनरी साहब आ गए सबसे पहले और उन्होंने एक नियम दे दिया जिसको क्या बोला गया, हेनरी लॉ बोला गया। जैसे तुम नियम देते तो तुम्हारे नाम का नियम बन जाता, तुम्हारे नाम का लॉ बन जाता, ठीक है। उसी तरह से हेनरी साहब ने दिया तो हेनरी साहब के नाम का क्या है, लॉ बन गया। अब देखो मैं कैसे समझाता हूँ, देखो ये हम लोगों का पूरा लिक्विड है, ठीक, ये रहा लिक्विड, बताओ, और क्या डिज़ोल्व होना है इसमें, गैस। तो इधर मान लो ये गैस के पार्टिकल इस तरीके से क्या है, घूम रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस गैस पर जितना प्रेशर लगेगा उतनी स्पीड से ये गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, इस पानी में आके डिज़ोल्व हो जाएंगे। बोलो, है कि नहीं, आसान है, समझ में आ रहा होगा। अरे बताओ भाई, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। जब ये पार्टिकल गैस के पार्टिकल थे, इस पर जितना प्रेशर लगेगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ये सारे पार्टिकल क्या होंगे, दौड़ते दौड़ते आएंगे भैया इसमें, पानी में या लिक्विड में डिज़ोल्व होने के लिए। बोलो होगा कि नहीं होगा ऐसा, बताओ। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिज़ोल्व इन द लिक्विड। बताओ क्या ये बात समझ में आई है, यही बात जो मैं बोला हूँ ना, यही हेनरी लॉ है। फिर से समझते हैं, प्रेशर applied on the gaseous particle is directly proportional mole fraction of gas dissolved in the liquid। आगे बात समझ में कि नहीं, ये फॉर्मूला समझ में आया। तो क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसको हटाते हैं हम लोग तो क्या लाते हैं, पता ही होगा सभी बच्चों को, एक तरीके का कांस्टेंट आता है, ठीक है, के आ गया एक तरीके का कांस्टेंट। क्योंकि ये फॉर्मूला जो बन रहा है हेनरी लॉ के बेस पे बन रहा है तो यहाँ पे एच लगा दिया गया, यानी के एच माने क्या हो गया, के एच क्या हो गया बताओ, हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है, के एच क्या हो गया भैया, हेनरी लॉ कांस्टेंट।
और ये जो फॉर्मूला बना है ना P=KH मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये रहा हम लोगों का इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। याद कर लो अभी का अभी, छोटा ही फॉर्मूला है, ठीक है, ये कोई बहुत वैसा तोप नहीं है, छोटी सी बात है, याद कर लो अभी का अभी, ठीक। बताओ, अच्छा एक और चीज़ बताओ, ये प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ हम लोग बनाए तो कैसा बनाएंगे? मान लो इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और इधर प्रेशर, ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा क्या? ओम्स लॉ होता है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यानी कि जितना ज़्यादा वोल्टेज पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा क्या है, करंट फ्लो करेगी। तो V और I में हम लोग ग्राफ कैसा बनाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसा ही बनता है ना भाई। तो यहाँ पे भी हम लोग देखें कि यहाँ पर प्रेशर और गैस का जो ग्राफ बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे बात समझ में? अब देखो तुम लोग की किताब में कैसे दिया है, यहाँ पर बच्चे देख के डर जाएंगे कि भाई ये क्या दे दिया है, सोचेंगे अरे बाप रे बाप ये कैसी चीज़ दे दी। अरे भाई कुछ नहीं है, सस्ती सी चीज़ है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे ये लिक्विड में ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ये सब गैस के पार्टिकल है, ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है कि जब ऊपर से एक वेट यहाँ पे रखा गया है, यानी कि कम प्रेशर लगा है, तो इसमें देखो कम बूंदी बूंदी बिंदु बिंदु ये सब डॉट डॉट दिख रहा है। लेकिन जब ज़्यादा वेट रख दिया यानी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो हम लोग देखें इसमें ज़्यादा अमाउंट के गैस के पार्टिकल क्या हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं। और यहाँ पे देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl जो कि गैस है, और उस HCl पर लगने वाला पार्शियल प्रेशर, तो इसका ग्राफ कैसा बन गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ आसान है? आसान है कि नहीं? आसान ही होगा भाई, ठीक ना, आसान बिल्कुल। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने ये फॉर्मूला तो देख लिया कि P=KH और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को निकालें तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, P अपॉन क्या हो जाएगा? KH हो जाएगा। बताओ। अच्छा अब एक चीज़ मुझे बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में और हेनरी लॉ कांस्टेंट में कैसा रिलेशन दिख रहा है? इन्वर्सली रिलेशन दिख रहा है ना, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो गया 1 अपॉन क्या हो गया? KH हो गया, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इन्वर्सली रिलेशन माने क्या है कि भैया यदि ये वाली चीज़ बढ़ेगी, ठीक है, तो इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसा होगा? डिक्रीज करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो, आ रही समझ में? तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो गैस के पार्टिकल थे, ठीक है, ऊपर से हम लोगों ने इस पे लगाया प्रेशर, तो भैया ये भागे भागे कहाँ आए? लिक्विड में डिज़ोल्व होने लगे। बताओ, लिक्विड में डिज़ोल्व होने लगे। लेकिन मान लो उसी समय पर हम लोग नीचे से इस लिक्विड को हीट करें, गर्म करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो क्या होगा? अब भैया क्योंकि ये सब क्या पा जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहे थे, डिज़ोल्व होने के बजाय क्या करेंगे? ये सब भागने लगेंगे। तो हम लोग समझ क्या रहे हैं यहाँ पे कि यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो गैस है डिज़ोल्व होने वाली वो क्या है? डिक्रीज़ करती जाएगी। और यहाँ पर देखो कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज़ करती है तो हेनरी लॉ कांस्टेंट कैसा है? बढ़ते जाता है। तो बस हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होगा? बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम डिज़ोल्व होगी और हेनरी लॉ कांस्टेंट कैसा है? बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ को याद रखना। फिर से देख लो, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या है वो डिक्रीज़ करता जाएगा, और साथ में क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है? वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक। यही चीज़ हम लोगों को समझना था, ठीक है। अब देखो कुछ और चीज़ किताब में एक डेटा ऐसे दिया गया है, ये याद नहीं रखना है, ठीक है, याद नहीं रखना है इसको। ये क्या है कि अलग अलग गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है? अलग अलग होता है, ठीक। जैसे यहाँ हीलियम के लिए देखो इतना दिया है, ठीक है, H2 के लिए, हाइड्रोजन के लिए इतना दिया है। इस टेम्परेचर पर ये बात करी जा रही है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू क्या है? बढ़ती जाएगी, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट कैसा है? बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इतने टेम्परेचर पे इतना है। बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस टेम्परेचर पर जो KH की वैल्यू है वो इतनी है। अभी टेम्परेचर बढ़ा देगा तो ये KH की वैल्यू क्या है? बढ़ जाएगी। बताओ, है ना। तो ये टेबल बस देख लो, याद नहीं रखना इसको, ठीक है, बस जान जाओ कि ऐसा होता है।
तो भैया ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है, बहुत मज़ा भी आएगा इसमें। बहुत मज़ा आएगा इसमें, ठीक है, बस सुनो। तो 3 एप्लीकेशन है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक में डिज़ोल्व किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, स्क्यूबा ड्राइवर और लो प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। अब तीनों को मैं समझाता हूँ इसमें। देखो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है। जब ये कैप हम लोग खोलते हैं, जब तुम लोग खोलते होगे इस कैप को तो देखते होगे इसमें से कोई गैस निकलती है, बड़े बड़े बबल्स फॉर्मेशन, यहाँ पे बड़े बड़े क्या है, बबल्स बनते हैं ना, इसमें बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं और यहाँ से कोई गैस निकलती है। वो गैस होती कौन सी है भैया? CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस होती है। देखो इसके जो बड़े बड़े बबल्स यहाँ बनते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है, एफरवेसेंस। हो सकता है इसका थोड़ा स्पेलिंग गलत जा रही हो, ठीक है, एफरवेसेंस, ठीक है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसका मतलब क्या होता है कि ये बड़े बड़े बबल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है, इसी से हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो गैस निकल रही है, यहाँ से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो होता क्या है कि ये जो कैप बंद किया गया है ना, ये जो ढक्कन लगाया गया है इस बॉटल पर, ठीक है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भरा गया था ना, तो ऊपर से इसमें बंद करते समय हाई प्रेशर था। प्रेशर क्या था, कैसा था? ज़्यादा, हाई प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा इसलिए था बच्चों लोग, क्योंकि ये जो गैस है ना, प्रेशर ज़्यादा होगा तो बताओ कहाँ होगी? ये खाली जगह में नहीं होगी, वो इस लिक्विड में क्या है? डिज़ोल्व हो जाएगी। बताओ आ रही बात समझ में? बोलो आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो इसीलिए जैसे ही कैप खोलते हो तो प्रेशर कम हो जाता है, लो हो जाता है। प्रेशर कैसा हो जाता है? लो। तो इसीलिए यहाँ से ऐसे करके कुकर की सीटी जैसी आवाज़ करके यहाँ से गैस बाहर निकलती है। बताओ, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ ही तो है कि ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो गैस क्या है कि इस कोल्ड ड्रिंक में डिज़ोल्व रहेगी, लो प्रेशर करोगे तो यहाँ से गैस भाग जाएगी। आसान है, ठीक। उसके बाद ये देखो दूसरा, देखो बच्चों, एक होता है स्क्यूबा डाइवर। तुम लोग डिस्कवरी चैनल में देखते होगे, ये इसको क्या कहते हैं? गोताखोर, ठीक है। अरे भाई डिस्कवरी चैनल में देखते हो ना, वो समुद्र के नीचे ऐसा कोई आदमी रहता है जो जाता है अपना रिसर्च करने के लिए, मछली मगरमच्छ ऐसा पता नहीं क्या उसमें सोना चांदी ढूंढने के लिए। टाइटैनिक मूवी जो बच्चे देखे होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। हाँ वो चीज़ अलग की है कि टाइटैनिक में कुछ मज़ेदार सीन भी है तो वहाँ पे भी बच्चे ज़्यादा ध्यान देते होंगे। अब तो ये सारी चीज़ें तो देखेंगे नहीं, ठीक है। तो खैर चलिए देखिए इधर बात समझिए। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ये जो टैंक देख रहे हो ना, ये टैंक क्या होता है? ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। वैसे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी मारामारी चल रही है कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल में। तो अब जैसे प्यारे बच्चों बात समझो कि जब ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके समुद्र के नीचे चला जाता है, ठीक है, समुद्र के नीचे, तो समुद्र देखो मैं ऐसे समझा दूँ, मान लो ये सी सरफेस है, ठीक है। अब गोताखोर हम लोगों का नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, नीचे यही वाली चीज़ यहाँ नीचे आ गया। तो नीचे क्या होता है भैया? प्रेशर ज़्यादा होता है। बात समझना, प्रेशर कैसा होता है? ज़्यादा। अच्छा ऊपर मान लो ऐसे पहाड़ होता, ठीक है, पहाड़, माउंटेन, तो माउंटेन पे कैसा होता है? प्रेशर लो होता है, ठीक है, लो प्रेशर। माउंटेन पर प्रेशर कम होता है, लेकिन जब समुद्र के नीचे जाओगे ना तो प्रेशर बढ़ता है। तो बताओ जब ये नीचे चला आया तो प्रेशर ज़्यादा है, तो अब होगा क्या कि इसमें से ऑक्सीजन की गैस निकल कर इसके बॉडी में ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा। जब ज़्यादा गैस डिज़ोल्व हो जाएगी और फिर अब क्योंकि ये आदमी है, ये मछली वगैरह कुछ मगरमच्छ तो है नहीं कि जो समुद्र में ही रहेगा, अब ये बाहर निकल के आता है। तो बाहर निकल के जब आता है तो अब इसके ब्लड में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व थी ना, अब ये बाहर आना शुरू करती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो गैस है जब बाहर निकलेगी तो इसके जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मान लो ये पाइप जैसा मैं ब्लड वेसल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें से जब गैस निकलेगी तो वो क्या फॉर्मेशन करेगी? बबल्स, ठीक है, बबल्स का फॉर्मेशन कर लेगी। तो भैया बताओ कि अब इसके
ब्लड वेसल में, कैपिलरी में बबल्स का फॉर्मेशन होगा तो इसका जो वेसल्स है वो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा और ये आदमी क्या करता है, मर जाता है। ठीक है, फिर से एक बार सुनो मैंने क्या बताया। जब ये स्कूबा डाइवर, गोताखोर, समुद्र के नीचे जाता है, सरफेस के नीचे, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की गैस ज़्यादा इसके बॉडी में डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो जितनी भी ज़्यादा अमाउंट की ऑक्सीजन उसके बॉडी में डिज़ोल्व थी वो सारी की सारी ऑक्सीजन उसके बॉडी से बाहर निकलना शुरू करती हैं। तो उसके जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है और उसके जो बबल्स हो जाती है, जाम हो जाती हैं या फिर फट जाती हैं और वो आदमी मर जाता है। ठीक है, तो इसकी मौत न हो इसीलिए इसके ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या है, कुछ परसेंटेज हीलियम मिला लिया जाता है, थोड़ा नाइट्रोजन भी मिला दिया जाता है। ठीक है, अब ये याद मत करने लगना कि कितना कितना परसेंट मिलाया जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, बस ये जानते रहो कि इसके गैस में हीलियम और नाइट्रोजन को मिला दिया जाता है कि ताकि जब वो बाहर आए तो मरे नहीं। क्यों? क्योंकि गैस वगैरह का, बबल्स का फॉर्मेशन नहीं हो। ठीक है, आगे बात समझ में। ये देखो तीसरा एप्लीकेशन जो है, ऐसे देखे होगे आमतौर पर जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं लोग, तो अभी मैंने बताया था कि एट हायर एल्टीट्यूड, ठीक है, जब सरफेस से ऊपर जाते हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। लैटीट्यूड नहीं बोल रहा हूँ मैं, एल्टीट्यूड बोल रहा हूँ। ठीक, तो हायर एल्टीट्यूड पे बच्चों लोग क्या होता है कि ऊपर प्रेशर कम होता है तो ऊपर जो ऑक्सीजन की गैस इन्वायरमेंट में है ना वो इंसानों के नाक से, ठीक है, उनके ब्लड में कम आती है, कम डिज़ोल्व होती है। तो जब भैया जब तुम्हारे बॉडी में कम ऑक्सीजन आएगी तो तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें थकान आएगी, तुम गिर जाओगे, लोटपोट हो जाओगे। इसीलिए ऊपर जब पहाड़ों पे लोग चढ़ाई करते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी थकान होने लगती है या फिर उन्हें चक्कर आने लगता है या फिर उनकी नाकों से खून आने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर। आगे मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखें, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, किसी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग समझने वाले हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिक्विड है तभी तो इसका वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर होगा। इस चीज़ को हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। देखो ये पूरा लिक्विड है, ठीक है, ये पूरा क्या है, लिक्विड। अब इसको हम लोगों ने हीट किया, हीट किया तो क्या होगा, इसकी वेपर बनेंगी। यहाँ पे देखो वेपर बन गई है, बन गई है सब वेपर, ठीक है। अब वेपर क्या है, अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपोराइजेशन कहते हैं ना, वेपोराइजेशन, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं? लेकिन साथ में क्या होगा, ऊपर जाके ये जो वेपर बनी है ये भी तो हो सकता है कि वो ठंडा भी हो सकती है। देखो ये ठंडा होकर नीचे आ रही है, ठीक है, ठंडा होकर कूल होकर नीचे आ रही है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक है। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाए इक्विलिब्रियम पर, ठीक, इसीलिए ये क्लोज कंटेनर है। ये कंटेनर कैसा है, क्लोज, बंद। क्यों? क्योंकि भैया इसको कंडेंसेशन भी तो करना है। नहीं सोचो, ये खुला रहेगा तो यहाँ से वेपराइजेशन होगा तो ये सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, भाग जाएंगे इधर से, ठीक है। तो भागना नहीं, इसलिए कंटेनर हम लोगों को कैसा होना चाहिए, क्लोज, बंद कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि हुआ क्या, कि यहाँ से वेपराइजेशन हुआ, उधर से कंडेंसेशन हुआ। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन कहाँ पे पहुँच जाए, इक्विलिब्रियम पर, यानी कि द रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब सुनो, उस समय यानी जब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पर पहुँच जाए, तो उस समय इसमें जो भी वेपर मौजूद हैं, ठीक है, इसमें जो भी वेपर मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तो ये सब क्या करेंगे, इस दीवार पर फोर्स पर एरिया ही क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो मैं इतना मैथमेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधे बोल दूँ कि ये सब जो पार्टिकल दिख रहे हैं ना, वेपर, ये इस दीवार पर जो भी प्रेशर लगाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुन लो, जब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन
का रेट इक्वल हो जाए, यानी दोनों इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए, तो उस समय जो भी वेपर यहाँ पर मौजूद होंगी वो वेपर इस कंटेनर पे, क्लोज कंटेनर की दीवार पर जो भी फोर्स पर एरिया या फिर जो भी प्रेशर लगाएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, यही बोला जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, बार बार ऐसे अभी आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर भी आएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी समझ लो कि ये होता क्या है। देखो, जब कोई एक ही लिक्विड है, ठीक है, यानी सिर्फ एक ही लिक्विड है, तो जो भी यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। लेकिन इसमें कुछ कई सारे लिक्विड हैं, यानी कि मिक्सचर बन जाए, ये हम लोगों को क्या हो जाए, मिक्सचर बन जाए। ठीक है, यानी इसमें एक लिक्विड भी है, दो लिक्विड है, बहुत सारे लिक्विड हैं, तो वहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर बनेगा ना, ठीक है, वो तो मिक्सचर का बनेगा, वो तो प्योर लिक्विड का बनेगा नहीं, तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो बस अंतर क्या है, प्योर लिक्विड के लिए, ठीक है, और पार्शियल वेपर प्रेशर मिक्सचर के लिए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो असली चीज़ आई हम लोगों की असली तो वो सब भी था, लेकिन ये वाला थोड़ा, क्योंकि इस चैप्टर की जान है तो इसलिए ये असली चीज़ है। देखो, अब देखने वाले हम लोग राउल्स लॉ, और साथ में क्या देखने वाले हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों का कौन सा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखो किया क्या गया, अच्छे से समझना भाई। यहाँ पर मान लो कोई ए लिक्विड है, ठीक, यहाँ पर मान लो कोई बी लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये पूरा क्या है, लिक्विड है। ठीक, तो अब देखो होगा क्या कि यहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर है मैं उसको पी नॉट ए से दिखा रहा हूँ, प्योर फॉर्म में है। उसी तरह से यहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट बी में। ठीक, लेकिन अब देखो किया क्या गया कि यहाँ से कुछ अमाउंट और यहाँ से कुछ अमाउंट, ए और दोनों बी लिक्विड मिला के क्या बना दिया गया, मिक्सचर। ठीक है, बोलो, यानी ए और बी, ए लिक्विड यहाँ से थोड़ा लेके आया गया और बी लिक्विड यहाँ से थोड़ा लेके आया गया, और यहाँ पे क्या बना दिया गया, मिक्सचर। ठीक है, अब इस मिक्सचर को क्या किया गया, हीट किया गया। बताओ, इस मिक्सचर को क्या किया गया, हीट किया गया। तो अब मिक्सचर को हीट करेंगे तो इसकी क्या है, वेपर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अब क्योंकि ये मिक्सचर बन चुका है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है ये पहले वाला जो था ये उतना तो होगा नहीं, बदल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाता है उसी को राउल्स लॉ ने बताया। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। जब ए प्लस बी यानी दोनों लिक्विड का क्या बन गया, मिक्सचर, अब हम लोगों ने इसको क्या किया, हीट। तो हीट करने के बाद इस लिक्विड में कितना वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि ये मिक्सचर बन चुका है। तो वो पार्शियल वेपर प्रेशर कितना बन रहा है उसी को किसने बताया, राउल्स लॉ ने। ठीक, तो देखो राउल्स लॉ कहता क्या है कि जो हम लोगों का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो वापस से हम लोग इसको हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, पी ए, एक कांस्टेंट लाएंगे, पी नॉट ए, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, आगे समझ में। उसी तरह से हम लोग देखें, पी बी का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिक्विड। ठीक है, तो इसको जब हटाएंगे कांस्टेंट को तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग हटाएंगे तो पी बी इक्वल टू कितना हो गया, पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, बात समझो। यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 1 और 2 क्या है भाई, फिर से समझते हैं इसको। यहाँ पर जो ए लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए दिख रहा है, और यहाँ पर बी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर बी लिक्विड का जो दिख रहा है वो इतना इतना हो गया। तो ये दोनों बातें क्या है, राउल्स लॉ। अब उसके बाद डाल्टन साहब आ गए। डाल्टन साहब ने क्या कहा भैया कि जब एक लिक्विड का इतना प्रेशर है, दूसरे लिक्विड का इतना प्रेशर है, तो दोनों को जोड़ दो तो पी टोटल यहाँ पे पता चल जाएगा। यानी इस लिक्विड सॉल्यूशन का पूरा कंप्लीट वेपर प्रेशर है कितना पता चल जाएगा। तो बस
हम लोगों ने क्या किया, पी टोटल इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें, यानी पी ए प्लस पी बी, तो क्या मिल जाएगा बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये मिल गया पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं। यही फॉर्मूला हम लोगों का जो बना है ना, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई। राउल्स लॉ क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, राउल्स लॉ। ये जो दिख रहा है ये कौन सा लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, आगे समझ में। इस फॉर्मूले को हम लोग चाहें तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, चलो बढ़ा ही लेते हैं। ठीक है, देखो ये हम लोगों का कितना दिख रहा है, पी टोटल इजकल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, इतना दिख रहा है। अच्छा, जैसा कि मैंने दिखाया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट कितना होता है, 1 होता है, बताओ। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट निकाले तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अरे यही है ना भाई, इसको निकालोगे तो इधर लेके आओगे तो क्या है, माइनस कर लोगे, बताओ। तो इस b के जगह पे हम लोग इसको रख दे तो क्या दिक्कत है, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे b में रख ले तो क्या दिक्कत है, क्या नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये p टोटल इजकल टू ये हो गया p नॉट a, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस p नॉट b। ठीक है, और ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन a। ठीक है, देखो यही फॉर्मूला हम लोगों को वैसे याद रखना है, ये आगे किताब में भी दिया तो मैं दिखा देता हूँ बस। ठीक है, देख लो बस। ये पी नॉट ए हो गया, मोल फ्रैक्शन ए हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, पी नॉट बी हो गया, माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब देखो क्या किया जाए, इसमें से और इसमें से कुछ चीज़ों को कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, इसमें से मैंने दिखाया है जो, इसमें से और इसमें से कुछ चीज़ों को कॉमन ले लिया जाए तो बताओ क्या मिल जाएगा, और इसको इसी तरह छोड़ दो। ठीक है, तो पी नॉट बी प्लस क्या कॉमन मिल रहा है, मोल फ्रैक्शन ए मिल रहा है, और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अरे यही मिलेगा ना भाई, बताओ, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला वैसे हम लोगों को यही ध्यान में रखना है, ये तो बस ऐसे दिखाने के लिए क्योंकि किताब में भी दिया गया तो हम लोग देख लिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, मैं मिटा देता हूँ सब कुछ। अब देखो थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे दिखाऊं मैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। मोल फ्रैक्शन ए इधर हो गया। ठीक है, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक, इसका जो मैक्सिमम यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा, पी नॉट ए बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, उसी तरह से भाई एक और लिक्विड था ना, तो पी बी कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिक्विड। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये पी बी हो गया। ठीक, ये मैक्सिमम इसका कितना हो जाएगा, पी नॉट बी, और इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये भी कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है। इन दोनों ग्राफ को यदि हम लोग जोड़ लें, ठीक है, जोड़ लें दोनों ग्राफ को, तो देखो यहीं जोड़ के किताब में दिखा रहा है, इसे डर मत जाना कि अरे भाई ये क्या दिखा दिया हम लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है भाई, देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, वो एक लिक्विड की बात कर रहा है, ये दूसरी लाइन जो है दूसरे लिक्विड की बात कर रहा है, बोलो। और ये वाली लाइन जो दिख रहा है, एक्सेस दिख रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो वही देखो मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा और इधर वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक, उसी तरह से ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूले में हम लोग जानते ही हैं x1 और x2 जोड़ के कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यदि x1 इक्वल टू 1 हो गया तो ये x2 कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे x1 1 दिख रहा है तो x2 कितना आना चाहिए, 0।
उसी तरह से x1 और x2 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यदि x2 कितना है, यदि ये दोनों 1 हो गया तो x1 कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, ग्राफ देख लो ऐसे ही हल्का सा जानकारी में रखो, कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है, डरना नहीं इससे, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लो इस फॉर्मूले में, देखो होता क्या है कि छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखना है कि जो पी ए था ना, ये मान लो वाई ए और ये मान लो पी टोटल। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अभी मैं समझा देता हूँ ये है क्या, कहाँ से आया इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस जानते रहो कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये वाई बी और ये हो गया पी टोटल। ठीक है, पी टोटल तो हमें समझ में आ रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अरे जैसे मैंने यहाँ पर ए और बी दोनों लिक्विड को मिलाकर ये जो लिक्विड हम लोग बनाए थे, ठीक है, उसी का टोटल प्रेशर जो क्रिएट होगा पी टोटल है। पी ए समझ में आ रहा है, ए लिक्विड का जो भी यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, उसी तरह से पी टोटल समझ में आ रहा है। पी भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस लिक्विड में, इस मिक्सचर में, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड कितना है। देखो ये जो वाई ए और ये जो वाई बी दिख रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है क्या वास्तव में, मैं लिख दूँ यहाँ पे वाई ए और ये वाई बी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, इन वेपर फेस। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिक्विड। मेरी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना भी ए और बी है, अरे भैया सब वेपर थोड़ी बन गया है, बताओ, कुछ अमाउंट लिक्विड में भी होगा, कुछ वेपर में भी होगा। अरे बात समझ में कि नहीं, बोलो, कुछ अमाउंट लिक्विड में भी होगा ए और बी लिक्विड का, और कुछ वेपर में भी होगा। तो वेपर में आखिर अमाउंट कितना है, वही हम लोगों का वाई ए और वाई बी है, यानी कि ए और बी लिक्विड का कितना मोल फ्रैक्शन इस वेपर में मौजूद है, वही क्या है, वाई ए और वाई बी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अपने कॉपी में अभी टिक मारो, इसको लिखो। तो चलो इसमें एक ग्राफ देख लिए हम लोग। अच्छा ये एक छोटी सी बात ये कि राउल्स लॉ जो है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये हेनरी लॉ जैसा है, तो तुम लोग मुझे खुद से बताओ, हेनरी लॉ क्या था, P इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड। राउल्स लॉ कैसा है कि P इक्वल टू पी नॉट, जैसे मान लो ये ए की बात करें तो ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड। अच्छा अब थोड़ा समझिए हम लोग, ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, बताओ, ये भी पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और ये भी पार्शियल वेपर प्रेशर, बताओ, ये भी एक तरीका का क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, और ये भी एक तरीका का क्या है, कांस्टेंट है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है तुम लोगों को कि जो ये राउल्स लॉ है ये हेनरी लॉ जैसा ही है भाई। अरे यही बात तो इसमें कही जा रही है कि जो राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का ऐसा लगता है कि कोई स्पेशल केस है। क्यों, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन, ये प्रेशर, ये कांस्टेंट, ठीक है, यही बात इसमें कही जा रही है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आ रही होंगी बातें समझ में, कोई बहुत ज़्यादा तोप जैसी बात तो है नहीं, सब सस्ती सस्ती बातें हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखें तो क्या है। अच्छा एक और चीज़, एक चीज़ जो अभी मैं बताने वाला हूँ, एक वर्ड आएगा बहुत बार, नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। थोड़ा इसको समझ लेते ये होता क्या है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। देखो है बहुत ही आसान, इसमें कोई बहुत वैसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत सस्ती चीज़ है। देखो नॉन वोलेटाइल माने क्या होता है कि जिसको कितना भी गर्म करो वो वेपर में फॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वेपराइजेशन नहीं होगी। ठीक है,
जैसे यहाँ पे ये देखो ग्रीन ग्रीन कलर का है, इस लिक्विड में आके डिसॉल्व तो हो गया, लेकिन इसको गर्म करेंगे, जब हीट करेंगे तो इसकी वेपर नहीं बनेगी, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कहलाएगा। देखो, तो जब ये हम लोगों का प्योर सॉल्वेंट था, यानी सिर्फ लिक्विड है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट माने क्या, सिर्फ लिक्विड और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वेपर के पार्टिकल यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ हम लोगों ने ये मिला दिया, क्या मिला दिया, सॉल्यूट, और वो भी कौन सा, नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। ये आकर इसी में पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि ये वेपर बन जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, वो है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो खुद भी नहीं पढ़ते और दोस्तों को भी नहीं पढ़ने देते हैं, और यदि बाबू भैया लड़की का चक्कर हो तो भैया फिर पूछना ही नहीं है, ठीक है। खैर, चीप चीप जोक्स का पार्ट, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने ये ग्रीन ग्रीन कलर का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, यानी कि इसकी वेपर तो बन नहीं रही, और साथ में ये खुद इस सॉल्वेंट का भी वेपर नहीं बनने दे रहा है। तो यहाँ पे वेपर देखो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 ही पार्टिकल दिख रहे हैं। यानी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्योर फॉर्म में लिक्विड का मान लो कि P0 प्रेशर था, ठीक है, P0, तो यहाँ पे जो प्रेशर बन गया P बन गया। तो अब मुझे कॉमन सेंस लगा के बता दो कि इस P0 में और P में प्रेशर कौन बड़ा होगा। ऑब्वियसली भैया यही बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर है ज़्यादा बनी है, तो ज़्यादा बनेगी तो भैया दीवार को ज़्यादा टक्कर मारेगी ना। तो जब ज़्यादा टक्कर मारेगी तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, बताओ। लेकिन यहाँ पे तो पार्टिकल ही 4 दिख रहे हैं वेपर फेज में, बताओ, तो प्रेशर कम ही टक्कर मारेगी, तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया जाए, जैसे ये ग्रीन 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 कलर का, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। यानी यहाँ पर वेपर प्रेशर P था, P0 था, यहाँ पे जो P है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आ गई होगी बात समझ में, बताओ। तो वैसे ये वाली चीज़ जो है ना, अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे फिर से ये चीज़ आएगी, तो वहाँ मैं फिर बताऊँगा, ठीक है। तो आगे देखें तो क्या है, आगे तो कुछ है नहीं। और यहाँ की क्लास हम लोगों की होगी लगभग 50 मिनट के आसपास, ठीक है। और इस वीडियो क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आई होंगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। और कमेंट करके थोड़ा बता दो, ठीक है, समझ में क्या वाकई में वो चीज़ आ रही है ना, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई थोड़ा सा मेहनत लगता है ना, थोड़ी सी क्या है, मेहनत लगती है। यदि ये ऑफलाइन क्लास होती तो मेहनत नहीं लगती, उसमें तो मज़ा आता है, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए क्या है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, वीडियो देखते रहो। और आगे और भी मैं बहुत सारी मज़ेदार सी वीडियो लाऊंगा। क्या करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में।